नाजरीन, यह बात है 1997 की, जब इंटरनेट बिजनेस का रुझान बढ़ रहा था। जेफ बेजोस के साथ शेयर करते इंटरनेट पर पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स बेचने तक मार्क के पास अनगिनत आइडियाज मौजूद थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वह इंटरनेट पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके लिए कस्टमर उनको एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर बार बार उनको कमा कर दे। कई महीनों तक आइडियाज शेयर करने का यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर फाइनली उन दोनों को एक आइडिया समझ आ ही गया। वीडियो टेप्स, जो उस दौर में एंटरटेनमेंट का अकेला जरिया थी। लोग वीकेंड्स पर अपने करीबी ब्लॉकबस्टर स्टोर पे जाते, वहां घंटों तक अपनी पसंद की मूवी सेलेक्ट करने के बाद उसको रेंट पा ले जाते थे, और अगर वीडियो टेप टाइम पर वापस ना की तो उस पर फाइन लगता था। जिस वक्त उनको यह आइडिया आया, उस वक्त रीड हेस्टिंग्स के ऊपर $40 का फाइन था, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेपलेट वापस करने की वजह से देना था। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की बहुत सख्त जरूरत है और इंटरनेट पर मूवीज रेंट पे देने का आइडिया जरूर चलेगा। पर मसला यह था कि एक एक वीडियो कैसेट काफी भारी थी और उसको पोस्ट करना काफी कॉस्टली पड़ सकता था, और पोस्टेज के दौरान जो टेप्स टूटें उसका नुकसान अलग। यह एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब मार्क और रीड को अपना नया इंटरनेट बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल होता दिखाई देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद एक टेक मैगजीन के जरिए उनको पहली बार डीवीडी टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ा। यह वीडियो कैसेट से काफी हल्की और सस्ती थी और उनको पोस्ट करना भी काफी सस्ता पड़ सकता था। रीड हेस्टिंग्स को ख्याल आया कि वीडियो टेप्स के बजाय मूवीज को अगर डीवीडी में डालकर रेंट पे दिया जाए तो यह ज्यादा फायदेमंद होगा, और यहीं से मेन डीवीडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। उसी एनवेलप में एक प्रीपेड रिटर्न एनवेलप भी रखा जाएगा, जिससे कस्टमर को डीवीडी वापस पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन इसको शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और यह इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा लो बजट ऑफिस सेटअप किया, जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर लेकर डाला। एम्प्लॉयज को कम सैलरी पर रखा गया, इस वादे के साथ कि अगर बिजनेस चल गया तो उनको बिजनेस में शेयर दिया जाएगा। से सुबह ठीक 9 बजे उन्होंने वेबसाइट को पब्लिक कर दिया, और साथ ही उन्होंने एक घंटी भी इंस्टॉल की जो हर नए ऑर्डर पर बजेगी। पहला ऑर्डर मार्क ने खुद प्लेस किया और पहली बार घंटी बजने लगी। 1 मिनट के बाद घंटी दोबारा बजी, और इस बार यह रियल कस्टमर था। 137 ऑन ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे, और क्योंकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड की वजह से बंद पड़ी थी, यानी असल में ऑन ऑर्डर्स इससे भी ज्यादा आने थे। उनको अपनी वेबसाइट के मसले हल करने की जरूरत थी ताकि यह बार बार क्रैश ना हो। डीवीडी रेंट पे लेने की सेल्स सिर्फ $11,000। ज्यादातर लोग डीवीडी रेंट पे नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी डीवीडी खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ऑप्शंस दे रखे थे कि या तो वह $25 की डीवीडी परचेस करें या फिर $4 की रेंट पे ले लें। मार्क और रीड चाहते थे कि उनकी रेंटल सर्विस को ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार रेंट पर जाएगी और जब तक वह डैमेज नहीं होगी तब तक उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। उनको अच्छी तरह आइडिया था कि शुरुआत में वह डीवीडी सिर्फ इस वजह से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा कंपीटर नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद उनको अमेज़न की तरफ से कॉल आई। जेफ बेजोस, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपने कदम जमाए बैठे थे, वह अब डीवीडी मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। जेफ बेजोस, मार्क और रीड भी असल में डीवीडी रेंट पे देना चाहते थे, ना कि उसको बेचना। लिहाजा उन्होंने खुद ही अपना नया बिजनेस खड़ा कर देता, जो कि फिर नेटफ्लिक्स को रेंट करने में लगा दिया। उन्होंने प्रमोशनल कैंपस स्टार्ट की, लेकिन वह बुरी तरह से नाकाम हुई। कूपन कोड दिया जाएगा जिससे वह 10 फ्री डीवीडी रेंट पे ले सकेंगे, पर यह प्रमोशन फेल इस वजह से हुई क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स पर कूपन कोड डब्बे के अंदर नहीं बल्कि डब्बे के बाहर ही चिपका दिए गए। यानी बेशक कोई डीवीडी प्लेयर ना भी खरीदे, उनको रेगुलर कस्टमर बने, यानी यह काफी घाटे का सौदा रहा। ऊपर से amazononline.in बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका के साथ लव अफेयर में पड़ गए और इस कहानी का राज खुल गया।